हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक। चैप्टर तो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो शुरुआत की थी आपने। उनमें आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, फैराडे और हेनरी का प्रयोग देखा। उसके बाद में आपने एक्सपेरिमेंट के बाद में आपने क्या देखा? चुंबकीय फ्लक्स देखा। चुंबकीय फ्लक्स के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र का भी फ्लक्स लिया था आपने, उसके संबंधित बारे में जानकारी की। फैराडे के नियम देखे, फैराडे के नियम कैसे काम करते हैं, प्रेरित आवेश का मान चेक किया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। वो देखिए कैसे काम करता है। गतिक विद्युत वाहक बल है, इसको ई से व्यक्त करते हैं, ई से। तो सबसे पहले क्या है, एक आयताकार लूप बनाते हैं। आयताकार लूप है एक, इस आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इनमें पी क्यू नाम की एक लंबवत छड़ है, पी क्यू एम एन एस आर। यह लंबाई एल है और यह चौड़ाई अक्स है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है बच्चों, गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने से सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयताकार लूप की छड़ लेते हैं। तो आयताकार लूप है, क्या है, एम एन एस आर, जिनके लंबवत पी क्यू नाम की कुछ छड़ है, वो स्वतंत्र रूप से गति करती है, और गति करने के कारण उसमें कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जब थ्योरी लिखें तो राइटिंग करें तो कैसे करें, देखिए आप। माना कि पी क्यू एक चालक छड़ है जो स्वतंत्र रूप से गतिशील है। स्वतंत्र रूप से गतिशील है। एम एन एस आर एक आयताकार धारावाही लूप है। धारावाही लूप है जो पी क्यू छड़ गति होती है, और पी क्यू छड़ गति के कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। लूप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यह लिख सकते हो लूप का क्षेत्रफल। आयताकार लूप का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, आयताकार लूप का क्षेत्रफल। लूप का ए बराबर होता है बच्चों एल एक्स, समीकरण नंबर एक। और फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल जब ज्ञात करते हैं तो आयताकार कुंडली में विद्युत वाहक बल
E बराबर माइनस d5/dt और ये b आ गया। ये समीकरण नंबर होगी 2। ये लूप का क्षेत्रफल है बच्चों, ध्यान से लिख देता हूं। अब 5b है, ये है क्या है बच्चों? 5b का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। ये होता है B.A। अब आपके पास A का जो मान है, या इसको कंप्लीट जब लिखते हो तो ऐसे होता है, ये होता है B.A कोस थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो ये 5b का जो मान आएगा वो बच्चों B.A आ जाएगा, और b की जगह b आ जाएगा और a की जगह lx आ जाएगा। एक का मान है l इंटू x, तो ये 5b का मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो क्या मान आएगा बच्चों? E बराबर माइनस d/dt इंटू B.A। ए का मान क्या जाएगा? माइनस, ध्यान से देखिए, d/dt माइनस BLX। E बराबर माइनस BL dx/dt। तो आपको पता है बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यह होता है विस्थापन बट्टा समय। तो v बराबर होता है dx/dt। तो ये ए का जो मान है वो आ जाएगा माइनस BLV, और इसको मोड में लेते हैं तो यह जाता है BLV। ये आपकी समीकरण हो जाती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो VBL। ये जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर आ जाएगी आपको बच्चे 4। यह गतिक विद्युत वाहक बल की समीकरण, गतिक विद्युत वाहक बल, ये इतना ही ड्राइव करना आपको। तो सबसे पहले आपको देखना क्या बच्चों, MNSR एक आयताकार लूप है जिनमें PQ नाम की कोई छड़ है, वो एक समान रूप से लंबवत गतिशील है। इसमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। जैसे गतिशील होगी उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो तो होगा L इंटू x, A बराबर। अब इस धारावाही लूप में जब चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित होगा तो इसमें प्रेरित धारा E उत्पन्न होगी। तो ये फैराडे का दूसरा नियम है, ये आप ज्ञात करोगे फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के प्रेरण के नियम से, प्रेरण का नियम। तो A बराबर माइनस d5/dt, 5b है चुंबकीय फ्लक्स, वो होता है B.A। एक का मान आपने दे रखा है LX, वो आपने यहाँ रखा। अब BL तो आपने कांस्टेंट रख लिया, और dx/dt का मान हो गया वेग, यहाँ से वेग का v कर दिया, और ये ऋणात्मक चिन्ह को जब धनात्मक मानते हैं तो ये मोड के रूप में ले लेते हैं, तब आपका गतिक विद्युत वाहक बल का जो समीकरण है वो आ जाता है VBL। v वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई है, तो E का जो मान है वो आ जाएगा VBL। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। और ध्यान से आप इसको एक बार समझ लीजिए, जो भी कोई डाउट्स है आपको और क्लियर कर देंगे। अब नया टॉपिक लेंगे, इतने में आप इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। अब देखो बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जब दिशा ज्ञात करते हैं तो या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओरेस्टर के प्रयोग में तो आपने देखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, गतिमान आवेश चुंबकत्व में, उनमें क्या देखा आपने कि आपका ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का जब हाथ को आप इस तरह से व्यक्त करते हैं तो यह तो है चालक की दिशा, अंगूठा व्यक्त करता है चालक की दिशा, और यह व्यक्त करता है चुंबकीय क्षेत्र को, यह धारा की दिशा। यह तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यह राइट हैंड है, इस राइट हैंड को आप हाथ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से, इस तरह से। तो कह रहा है कि ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का मतलब है कि फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था, उसने अपने दाएं हाथ का नियम के तौर पे इसकी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, धारा व चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया, तब उनके नाम से पड़ा है। या तो बोल सकते हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या बोल सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरण दिशा का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस तरह से है, अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्य का अंगुली ये एक दूसरे के लंबवत हैं।
तो ये अंगूठा चालक की बल की दिशा को व्यक्त करता है, और ये बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये करता है मध्य का अंगुली, ये आपकी है धारा की दिशा, या बोल सकते हो प्रेरित विद्युत धारा, इंडक्शन करंट। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है इसमें, और ये एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारा की दिशा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा का मान। तो एक छोटा सा टॉपिक था। कई बार पूछ लेते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अंगूठा किस बात को व्यक्त करता है, तब आपको कहना है बल की दिशा या चालक बल की दिशा। तर्जनी अंगुली होती है फर्स्ट अंगुली, यह आपके हाथ में है, यह जो अंगुली है तर्जनी अंगुली है, यह है मध्य का अंगुली। यह तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो आप क्रॉस करते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वहां, और ये मध्य का अंगुली है, यह धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसी का नाम ही दिया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, या कह सकते हो प्रेरण के धारा का नियम। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। अब अपन क्या करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक के बारे में समझिए, अगर ये समझ में आ गया तो नया टॉपिक ले लेंगे। है कुछ नहीं है, देखो अपने हाथ को इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। ये तो हो गया आपका बल की दिशा, और यह आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो अंगुली है मध्य का, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, यह आपकी होगी प्रेरित धारा की दिशा, या बोल सकते हो प्रेरित या प्रेरण धारा की दिशा। अब आगे देखते हैं नया टॉपिक। अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती छड़ के सिरों पे प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ई ज्ञात करो। यह एक आयताकार लूप नहीं है, यह क्या है, वर्ताकार लूप है। इस वर्ताकार लूप में एल नंबर की या एल लंबाई की एक मोटी छड़ है, अक्ष दूरी है, उनके अक्ष दूरी के बाद डीएस नाम का अल्पांश का टुकड़ा है, और ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है। तो सबसे पहले चालक छड़ की लंबाई क्या है, एल। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, चालक छड़ की लंबाई, वो तो है एल, ठीक है। और गतिक विद्युत वाहक बल आपने ज्ञात किया जस्ट, क्या था वो, गतिक विद्युत वाहक बल क्या था बच्चों, E बराबर वी बी एल। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। और अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, E की जगह क्या जाएगा, डीई। यहां इन्होंने स्मॉल में ले रखा है, तो आप ले लीजिए डीई, और V की जगह ले लीजिए डब्ल्यू एक्स और बी डी एक्स। ये समीकरण नंबर 3। यहां जो वेग है, वेग v है, इसकी जगह इन्होंने क्या किया, डब्ल्यू इंटू एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब वेग तब प्राप्त होगा जब कोई ds नाम के अल्पांश की छड़ जब ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करेगी तो एक वेग का निर्माण करती है। तो वेग की जगह आप क्या करते हो, ओमेगा अक्स। अब ये अक्स नाम की कोई छड़ है, वो ds अल्पांश के कारण ओमेगा वेग से घूर्णन करती है, तो ये वेग का निर्माण करती है। तो वेग की जगह ये लिख सकते हो। अब परिणामी विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, परिणामी वाहक बल E बराबर 0 से L। 0 से L का मतलब हो गया कि ये जो सेंटर से और ये L लंबाई है, और यहां क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, B ओमेगा अक्स, B डी अक्स, ये पार्ट आ जाएगा। या बोल सकते हो डी डी एक्स। E बराबर, ये पार्ट बाहर ले लेंगे आप, ओमेगा बी, यहां से 0 से L अक्स और डी एक्स।
अब जब समाकलन ज्ञात करते हैं अक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अक्स एन प्लस वन एन प्लस वन। तो यहाँ से देखिए अक्स का मान एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, अक्स की स्क्वायर बटा दो, ये आपको मान रखना है। ई बराबर ओमेगा बी अक्स का स्क्वायर बटा दो, यहाँ से एल आ गया, यहाँ से जीरो आ गया। ई बराबर ओमेगा बी एल का स्क्वायर बटा दो माइनस जीरो, तो यह आ जाएगा एक बटा दो बी एल वी, बी ओमेगा एल का स्क्वायर। तो आपका ए का जो मान है वो बच्चों क्या जाएगा, एक बटा दो बी, या आप ओमेगा भी ले सकते हो, ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये आपका सिरों पे प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। छड़ के कारण सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का माना गया। अब आपको पता है बच्चों ओमेगा का मान 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ, या एन भी लिख सकते हो, या 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। यहां अगर मान रखते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, E बराबर एक बट्टा दो 2 पाई एफ बी एल का स्क्वायर, दो से दो कैंसल। E बराबर यहां से क्या क्या ले सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए, पाई एल स्क्वायर, तो यहां से लेंगे बी एफ, और यहां से पाई एल का स्क्वायर, और पाई एल का स्क्वायर ये वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्त का जो क्षेत्रफल है वो ए हो जाएगा पाई एल का स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी E बराबर बी एफ ए, यह हो जाएगा बी ए एफ। इस तरह से आप प्रेरित विद्युत भाग बल आप ज्ञात कर सकते हो। ये समीकरण 2 है, 3 है, ये 4 है, और ये आपकी बच्चों 5 है। इस तरह से आप चालक छड़ के सिरों के कारण, अब आप कह सकते हो माना कि एक वर्ताकार वर्त है और वर्त के अंदर एल लंबाई की एक चालक छड़ है और जिनका अल्पांश ds है, और एल लंबाई की चालक छड़ जब ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो उनके सिरों के मध्य एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है E। तो इसका मतलब होगा विद्युत वाहक बल है वो तो होगा EVBL। अब ds अल्पांश के कारण क्या ज्ञात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो कह रहा है कि ओमेगा अक्स ये जब घूर्णन करेगी अल्पांश के सापेक्ष, और B है चुंबकीय क्षेत्र, B का मतलब होता है बच्चों ये एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है ये छड़। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसका चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करते हो तो इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, बिना मौजूद तो ये घूर्णन नहीं होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो यह एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ये आपका पार्ट यहाँ से आ गया। और ओमेगा अक्स ये घूर्णन करेगी अल्पांश के सापेक्ष, तो यहाँ से जो वेग है उस वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा अक्स, जो गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र है। इस V की जगह लिख देंगे ओमेगा अक्स और बी डी एक्स। अब परिणामी विद्युत वाहक बल E ज्ञात करते हैं तो समाकलन ज्ञात करते हैं, समाकलन के माध्यम से आप मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ रेंज रख दीजिए, ये आपका सूत्र है। उसको आप अलग पार्ट में भी बना सकते हो। अब आवृत्ति है 2 पाई अपॉन टी से भी व्यक्त कर सकते हैं आवर्तकाल के रूप में, 2 पाई आप आवर्ती के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तब आपके सामने ये पार्ट आ जाएगा। और पाई एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस छड़ का सापेक्ष एक क्षेत्रफल है तो ए यहां रख देंगे, तो ये बी एफ ए या बी ए एफ यह व्यक्त कर सकते हो 1/2 ओमेगा बी एल इसका स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ के सिरों पे प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आगे नया टॉपिक चर्चा करते हैं, इतने में इसको समझिए। अब देखिए बच्चों, ऊर्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब ध्यान से देखिए, ये आयताकार छड़ का निर्माण करते हैं, ये एक आयताकार छड़ है और इसमें PQ नाम की
एक लंबवत छड़ है, वो ये एम एन एस आर, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है बच्चों, पी क्यू नाम की छड़ है जो एम एन एस आर में क्या एक आयताकार रूप में लंबवत छड़ है और ये गति करेगी। तो आपने सबसे पहले ड्राइव किया गति विद्युत वाहक बल, तो उसका क्या सूत्र था, गति विद्युत वाहक बल V बराबर E वी बी एल। यह ऊर्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत की पालन करती है या नहीं करती, तो प्रूफ के साथ से करते हैं। तो पी क्यू नाम की छड़ है जब गति विद्युत वाहक बल का सूत्र आपने देखा E बराबर वी बी एल है। देखा, पी क्यू छड़ पर प्रतिरोध और प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I हो, तो I बराबर E अपॉन R। E का मान है V बी एल इंटू आर, समीकरण नंबर 2। पी क्यू छड़ पर चुंबकीय बल अब पी क्यू छड़ के ऊपर चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है बच्चों आई एल बी, यही होता है ना। अब एफ बराबर आई का मान क्या है, वी बी एल इंटू आर का स्क्वायर और यहां से एल और बी। अब इसको क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो यह जाएगा वी बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 3। आपका चुंबकीय बल आ गया। अब कह रहे हैं बाह्य बल के कारण दी गई शक्ति पी क्यू छड़ पर के द्वारा दी गई शक्ति P बराबर एफ डॉट वी। तो P बराबर है, एफ का मान क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 3 से V बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर इंटू वी। तो यह हो जाएगा V का स्क्वायर बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर। तो आपका P का जो मान है वह आ जाएगा V का स्क्वायर बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये जो मान आ गया, अब मान ज्ञात करते हैं प्रति एकांक पी क्यू छड़ पर एकांक समय पर उत्पन्न ऊष्मा। तो सूत्र हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहां टी का मान क्या है 1 सेकेंड, तो H का मान हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर का मान क्या बच्चों, ध्यान से देखो, आई का मान है वी बी एल इंटू आर का वर्ग, और यहां से क्या ले लेंगे, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। वी का स्क्वायर बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इंटू आर, ये कैंसल। तो एच का मान हो जाएगा वी का स्क्वायर बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू आर, ये आपकी उत्पन्न ऊष्मा हो गई। ये समीकरण नंबर हो गई आपके बच्चों 4, ये समीकरण नंबर हो गई 5। तो समीकरण नंबर 4 और 5 से
ये सिद्ध होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। देखो बच्चों, अब आपने ये देखा कि ये जो समीकरण है ना, P वाली, ये मान और ये मान H वाला, क्या आपस में बराबर है? बराबर आने का मतलब यह है कि ये जो मान है ऊर्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन, तो ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को लागू करता है नहीं करता है? आप सूत्र के ड्राइव से ज्ञात करते हो तो आपको आइडिया होता है। तो होता क्या है, विद्युत वाहक बल का आपने ड्राइव कर रखा सूत्र, P Q नाम की कोई छड़ है, वो गतिशील होती है, तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, सापेक्ष गति के कारण ही। अब आयताकार टुकड़ा है, पी क्यू नाम की छड़ है, ये जब गतिशील होगी तो ये सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ प्रेरित धारा है I बराबर E अपॉन आर, ई है गति के विद्युत बल का सूत्र, आर आपका ये आ गया। पी क्यू छड़ पर जब चुंबकीय बल लगाते हैं आई एल बी, आई का मान यहां से ले लिया, एल बी यहां ले लिया। छड़ पर बाह्य बल के द्वारा दी गई शक्ति F इंटू पी बराबर एफ डॉट वी, पी का मान तो आपने क्या रखा, P बराबर F का मान तो यहां से ले लिया, V का मान यहां से लिख दिया, यह आपके पावर का मान हो गया। अब कह रहा है पी की छड़ पर प्रति एकांक समय पर, अब 1 सेकंड में जब यह छड़ घूर्णन करती है तो इसमें कितनी उष्मा हानि होती है या इसमें कितनी उष्मा कुल होती है? तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, टी का मान 1 सेकंड है, आई स्क्वायर आर, ये मान आप यहाँ रखोगे तो ये H का मान और P का मान आपस में बराबर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है और यह नियम पालना करता है। अब आगे देखते हैं बहर धाराएं और बहर धाराओं के अनुप्रयोग। कई बार पूछ लेते हैं बहर धाराएं क्या होती हैं, बहर धाराएं के दो उपयोग बताओ। तो बहर धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं, जस्ट आप पहले इस पार्ट को समझिए, इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, बहर धाराएं क्या होती हैं, बहर धाराएं के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। बहर धाराएं होती हैं जब धातु के टुकड़े पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करते हैं या आरोपित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी का नाम होता है बहर धाराएं, और ये गति का विरोध करती है। इसके जो वैज्ञानिक थे फोको, फोको ने इन्होंने क्या बहर धाराओं की खोज की थी। थ्योरी पूछ लेते हैं आपसे, थ्योरी लिखे तो आप परिभाषा लिख दीजिए। बहर धारा किसे कहते हैं? जब धातु के टुकड़े पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, जब धातु के टुकड़े पर परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसे बहर धाराएं कहते हैं। बहर धाराएं गति का विरोध करती हैं। पिंड की गति का। बहर धाराओं की खोजकर्ता वैज्ञानिक थे
फोको, खोजकर्ता कौन थे? फोको वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। तो आपको पता चल गया होगा, नहीं है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हो। कहने का मतलब एक टुकड़ा है इस तरह का, इस टुकड़े के अंदर ये एक कील के अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर इस आकृति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न के साथ से धारा उत्पन्न होती है, इसी को बोलते हैं भंवर धाराएं। ये धातु का टुकड़ा है, ये धातु का टुकड़ा है। तो जब किसी धातु के टुकड़े पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे भंवर धाराएं कहती हैं और ये पिंड के गति का विरोध करती है, और ये फोको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आपसे पूछ लिया जाए इसके अनुप्रयोग, तो आप अनुप्रयोग के बारे में भी बता सकते हो बच्चों, यह कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक तो होता है ट्रेन के ब्रेक के रूप में, जो ये ट्रेन होती है ट्रेन के ब्रेक के रूप में, एक आपको हो जाती है प्रेरण भट्ठी में। देखो इनको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बेसिक है, आते नहीं है ज़्यादातर, मोस्टली इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ट्रेन के ब्रेक के रूप में समझिए कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर दो पटरियां चल रही पैरेलल। अब ट्रेन की जो पटरियों में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, और जब शक्तिशाली चुंबकीय सक्रिय होता है ना, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होती है ना, वो भंवर धारा होती है। और भंवर धाराएं क्या करती हैं, ये पिंड के गति का विरोध करती हैं। जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है और वो जो गति से चल रही है उसी गति का विरोध करते हैं, और विरोध के कारण वो ट्रेन में ब्रेक के रूप में, तो ये चुंबकीय ब्रेक होते हैं, ये चुंबकीय ब्रेक के कारण ये ट्रेन रुक जाती है। तो आपने नहीं समझा तो दोबारा समझिए। देखो ट्रेन के पटरियों के मध्य क्या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, और वो क्या होता है, जैसे ट्रेन गुजरती है उस समय वो सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव रहता है। और जैसे ही वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पे पटरियां जो वेग से गुजरती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण उसमें धारा उत्पन्न होती है, और वो जो धारा होती है वो भंवर धारा होती है। और वो धारा क्या करती है, पिंड को रोकने का काम करती है, वो विरोध करती है। विरोध के कारण ये ट्रेन के ब्रेक के रूप में काम में आती है। तो एक भंवर धाराओं का एक अच्छा यूज होगा कि ट्रेन का ब्रेक का रूप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भंवर धाराएं। दूसरा प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी का मतलब होता है कि कंक्रीट की चार दीवारी होती है, जिस पदार्थ को पिघलाना होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के कारण उस पदार्थ के पास एक भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाते हैं। वो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, या जो धारा उत्पन्न होती है, तो जिसमें जो पदार्थ के अंदर या जो भी इस भट्ठी के अंदर मटेरियल है वो पिघलना शुरू हो जाता है। इस विधि को भी बोल सकते हैं प्रेरण भट्ठी। तो इसका मतलब हो गया कि प्रेरण भट्ठी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर तो उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो क्या है, प्रेरण भट्ठी के अंदर जो भी कोई पदार्थ है वो पिघल जाता है। इसको बोलते हैं प्रेरण भट्ठी के माध्यम से भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी बच्चों, ये कंसेप्चुअल थोड़ा सा समझे, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स हमेशा न्यूमेरिकल बेस पे चलती है, तो आप लॉजिक समझिए। लॉजिक क्लियर है, उसी समय बाद में इंप्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ये थ्योरी पोर्शन आपके 11वीं तक सीमित है, बाद में फिजिक्स का एक अलग पार्ट निकल के आता है न्यूमेरिकल बेस या कंसेप्चुअल बेस, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आपने सुना होगा ना कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। भौतिकी समझ कि आखिरकार कैसे समझ सकते हैं इसको, उसके न्यूमेरिकल बेस के पीछे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। तो ये एक तरह से कंसेप्चुअल पढ़िए आप, थ्योरी पे ज़्यादा गौर मत कीजिए। थ्योरी का पोर्शन इतना नहीं आता, ये समझ के ऊपर होती है कि आपको अच्छे से समझ ले कि आगे जो भी अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स आए या कंसेप्ट आए तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब भंवर धारा की जब बात आए तो अपन को जानकारी बहुत जरूरी है। यह आपके गति विद्युत वाहक बल है, प्रेरण नियम है, फैराडे का नियम है, हेनरी का नियम है, जितने भी जो सूत्र हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स को देखते हो तब आपको आइडियाज़ होते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है, क्या पूछ रखा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो आज का कंप्लीट यहीं करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए बच्चे उनको जोड़ने की कोशिश करें। और आपको भी थैंक यू, पढ़ते रहिए। और कल वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।